देखो सुन रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। मैं हूं मनोरमा। बढ़ा हुआ बिल, जला हुआ ट्रांसफार्मर, अगर आप भी ऐसी परेशानियों से दो चार हो रहे हैं तो आज का ये साक्षात्कार आपके लिए बहुत विशेष है। जी हाँ, आज स्टूडियो में बात करने के लिए हमारे साथ हैं अधीक्षण अभियंता विद्युत विभाग गोरखपुर रंजीत चौधरी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी आपका हमारे आज के इस इंटरव्यू में। थैंक यू मनोरमा जी। आपके जो सुनने वाले श्रोता हैं, देखने वाले व्यूअर हैं, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज एक अच्छा अवसर मिला है जो आप हमको यहाँ अपनी बात को रखने का मौका दिए हैं, इसके लिए आपके पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं। सर, सबसे पहले जानना चाहूंगी, गोरखपुर में जहाँ 24/7 बिजली पर्याप्त आपूर्ति की बात की जाती है, पर अगर अभी हम वर्तमान समय में देखें तो बहुत ज़्यादा बिजली की कटौती हो रही है, इसका विशेष कारण क्या है? नहीं, हम तो 24/7 ही वर्क कर रहे हैं। हमारी बिजली भी जा रही है, कहीं बीच बीच में लोकल फॉल्ट्स थोड़े बहुत हैं, उसको हमारी टीम जाके तुरंत रेक्टिफाई भी करती है। हम प्रयास कर रहे हैं और दे भी रहे हैं 24 घंटे, क्योंकि बिजली व्यवस्था हमारी गोरखपुर की काफ़ी अच्छी है। हमारी टीम पूरी 24 आवर वर्क कर रही है और हम देने का प्रयास भी कर रहे हैं और दे भी रहे हैं। अभी आपने कहा कि आपूर्ति पर्याप्त है, अगर उसी में अगर हम बात करें, ट्रांसफार्मर अगर कहीं जल जाते हैं, अमूमन 24 घंटे बहुत होते हैं उसकी मरम्मत के लिए, नया लगा देने के लिए, पर फिर भी कई बार होता है कि एक पूरा दिन चला जाता है। ये किस वजह से होता है? हाँ, 24 आवर्स तो एक शेड्यूल्ड है जो कॉर्पोरेशन से जारी हुआ है। बेसिकली 24 आवर तो हम बैठते भी नहीं हैं। हमारा तो एक घंटे के अंदर भी हमने लगाए हैं। मैक्सिमम हमारा टाइम है 6 घंटे 7 घंटे, इतना भी बहुत ज़्यादा है। ज़्यादातर हमारा ये प्रयास रहा है और हम लगवाए भी हैं 3 घंटे 4 घंटे 1 घंटे भी लगे हैं टाइम। तो हमारे शहर में ऐसी कोई समस्या नहीं है। रूरल्स में थोड़ी सी रहती है समस्या, क्योंकि दूर दूर इलाके होते हैं, वहाँ थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन शहर में हम 4 घंटे से ज़्यादा कहीं नहीं गए हैं, कभी नहीं गए हैं। ये ग्रामीण इलाकों में होता है। ये ग्रामीण इलाकों में थोड़ा सा इंटीरियर है, दूर है, तो थोड़ा बहुत वहाँ टाइम लग जाता है। वहाँ गाड़ी आती है, फिर ट्रांसफार्मर लगता है, फिर जाता है, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। लेकिन शहर में तो मैक्सिमम 4 घंटे। ये भी शिकायतें आती हैं कि 19/12 पे शिकायत की जा रही है, शिकायतें बंद हो जाती हैं, पर उस पर प्रॉपर तरीके से काम नहीं होता है कई बार। इसमें विभाग की क्या गलती है? ये इस तरह की चीजें क्यों आती हैं? विभाग की गलती नहीं है। विभाग ने तो एक अच्छा सा प्लेटफार्म दिया था 19/12 कंज्यूमर के लिए। बहुत अच्छा प्लेटफार्म था ये, जिसमें कंप्लेन आप 19/12 पे दर्ज कराते, वो फॉरवर्ड होता, पहले नंबर पे जाता जेई पे। जेई के बाद में अगर वो नहीं सुनता है तो एस्केलेट करता है एसडीओ पे। एसडीओ भी अगर विद इन टाइम नहीं उसको सॉल्व कर पाता तो एस्केलेट कर जाता है उस शिकायत एक्सीएन पे। एक्सीएन से भी कहीं अगर चूक हुई तो एस्केलेट करता है वो एसी पे। इसी तरह से एसी तक, चीफ तक होता है। लेकिन हमारा प्रयास रहता है कि फर्स्ट स्टेप पे ही सॉल्व करें, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ स्तर पे अगर लापरवाही होती है इन सब चीज़ों में, कि भाई उसने गलत क्लोज कर दिया या कोई कहीं लापरवाही उसने की, तो उसका पनिशमेंट भी मिला है। बहुत लोग इवन चार्जशीटेड भी हुए हैं, पनिशमेंट भी पाए हैं। तो हम लोग इसको चेक करने का भी हमारे एक्सचेंज कार्यालय में भी उसको फीडबैक लेते हैं। फीडबैक कॉल जाती हैं उपभोक्ताओं पे कि भाई आपका शिकायत का निस्तारण हुआ कि नहीं है। मेरे कार्यालय अधीक्षण अभियंता के कार्यालय से भी ये होती हैं, डिस्काम मुख्यालय से भी होती हैं, यूपीपीसीएल मुख्यालय से भी इसकी होती हैं। फिर ऊपर से ही फिल्टर होके आती थी। भाई 10 शिकायत सैंपलिंग की गई, 10 शिकायतों में 3 शिकायत मान लीजिए इसमें कोई कमी है, इसको देखिए किसने किया है, उस पर कार्रवाई की है, तो उस पर हम लोग कार्रवाई भी करते हैं। हाँ, प्लेटफार्म बहुत बढ़िया है 19/12, बस इसको इफेक्टिव तरीके से लागू हो, और हम लोग इसी के लिए प्रयासरत हैं कि 19/12 सशक्त बने। जितना सशक्त बनेगा 19/12, उतना कंज्यूमर के लिए थोड़ा सा बेटर रहेगा, और कंज्यूमर का भाग दौड़ थोड़ी कम होगी, उपभोक्ता की भाग दौड़ कम होगी कि अपने घर से बैठ के मोबाइल से कंप्लेन कर दिया, हमारे लोग जाके उसको सही कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफार्म है जी। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये ईमानदारी से इम्प्लीमेंट हो जाए।
अभी जैसा आपने कहा कि शिकायत अगर प्रॉपर तरीके से शिकायत पे काम किया जाता है, जहाँ तक आपको कहती हूँ आपका एक वृहद कार्य क्षेत्र है, बहुत सी पैनी नज़र रहती होगी आपकी, पर फिर भी बहुत सी चीज़ें नज़र से बच के हो जाती हैं, गलतियां की जाती हैं, कई बार जानबूझकर की जाती है। जैसे आपने कहा कि ऐसी चीज़ें पकड़ में आने पर उस पर कार्रवाई की जाती है, तो किस तरह के दंड के प्रावधान होते हैं? उसमें दंड सस्पेंशन तक भी हुआ है अगर ज़्यादा शिकायत हुई है। जैसे मान लीजिए अगर उसका लेवल कितना है, अगर मान लो 100 शिकायत है उसका, तो 100 शिकायत में कितने उसने लापरवाही की, अगर ये लापरवाही ज़्यादा केसों में तो वहाँ सस्पेंशन भी हुआ है। और तरीके के पनिशमेंट हैं, निंदा प्रविष्टि हुई है, हाँ तमाम पनिशमेंट हैं। उसका लेवल है किस रेशियो में आप गलती कर रहे हो, आप जानबूझ के गलती कर रहे हो कि गलती से गलती हुई है, तो दोनों का अलग दंड है। अगर आप जानबूझ के लगातार मैनिफाइड इंटेंशन है आपका है कि हमें निस्तारण नहीं करना है, तो उसमें बड़े बड़े पनिशमेंट हुए हैं, सस्पेंशन तक। अगर स्मार्ट मीटर की बात करें, बहुत शिकायतें आई हैं अच्छी संख्या में कि बहुत तेजी से बढ़ा हुआ बिल आता है, जितना उन्होंने उपयोग भी नहीं किया होता है। कितनी सच्चाई है इस बात में? स्मार्ट मीटर लोगों में पता नहीं कहाँ से भ्रांतियां हैं। स्मार्ट मीटर सिंपल मीटर है, जैसे पहले मीटर आते थे वही मीटर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बस जो तराजू हमारा था उसको थोड़ा एडवांस कर दिया गया है कि उसमें सिर्फ एक सिम लगा है जो डाटा को ट्रांसफर करता है। और डाटा कौन सा ट्रांसफर करता है? जो रीडिंग आती है मंथली। जिससे पहले उपभोक्ता परेशान होता था कि मेरा बिल नहीं आया, मीटर रीडर आया तो ज़्यादा डाल दिया, कम डाल दिया, तो बिल खराब हो जाते थे, कंज्यूमर लाइन लगाता था। और इसमें परफेक्शन के लिए, क्योंकि जब ह्यूमन इंटरफेरेंस को खत्म कर दोगे, मशीन पर टोटल चले जाओगे, तो गलतियों का चांसेस कम रहता है। आदमी जाता है, मान लीजिए मीटर है, गर्मी में रीड कर रहा है, धूप में रीड कर रहा है, डिजिट पता लगा, एक डिजिट मान लो 1432 यूनिट चला है, आगे एक की जगह 2 देख लिया उसने, तो 2000 हो गया, 1000 जंप कर गया जी। तो 1000 जैसे बिल बनेगा वो उसका बन जाएगा 25-30 हजार रुपए बिल। तो इन सब चीजों से बचने के लिए सरकार ने, विभाग ने इतनी अच्छी चीज लाई थी कि इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस को खत्म कर दिया जाए, सबके हाथ में बिल हो। बस इसमें एक ही चीज था कि उनका मोबाइल नंबर उसमें अपडेट रहे, ताकि बिल बनते ही उनके उस पर पहुंच जाए मोबाइल पे, वो अपना देखें कितने बिल है और उसको पेमेंट करना है, पेमेंट कर दें। तो बहुत बढ़िया सेटअप था इसमें, लेकिन इसको फास्ट और स्लो से जोड़ दिया गया। जबकि ये स्मार्ट मीटर सिंपल मीटर है, बस उसमें एक सिम लगा है। जैसे हमारे मोबाइलों में सिम होता है, मोबाइल खाली का सिम रह के क्या करेगा, अगर वो मोबाइल नहीं होगा तो डाटा ट्रांसफर नहीं होगा, मोबाइल डाटा ट्रांसफर करता है। वही सेम काम उसका था कि जो है वो सिम डाटा ट्रांसफर करता था, सिर्फ एक चिप ऐड थी उसमें। हाँ, बस सिर्फ एक सिम उसमें लगा हुआ है, वो भी वोडाफोन का है, एयरटेल का सिम है, जैसा सिंपल सिम होता है। और देहात में जो इंटीरियर होता है उसमें RF फ्रिक्वेंसी का RF डिवाइस लगी हुई है जी, कि जहाँ नेटवर्क नहीं मिल रहा है या कोई इशू है तो वहाँ वैसे मीटर लगाए गए हैं। बस सिर्फ डाटा ट्रांसफर, सिंपल मीटर है, बस सिर्फ डाटा ट्रांसफर करता है। टिकाऊ सिस्टम, जो किसी को जो भाग दौड़ लोग कार्यालयों में लाइन लगाते थे कि फलाने ने हमारा बिल सही नहीं किया, तमाम तरीके के आरोप भी लगते थे, इन सब आरोपों से निजात मिलता, सिस्टम हेल्दी होता। स्मार्ट मीटर बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा मीटर है। इसमें मैनुअल इंटरफेरेंस, मैनुअल इन्वॉल्वमेंट को खत्म किया गया है, बस और कुछ नहीं। जी। कई बार ये भी शिकायतें आती हैं कि बिना मीटर रीडिंग के औसत बिलिंग कराई जाती है, क्या ये विभाग के नियमों के खिलाफ नहीं है? 1 तारीख, 7 तारीख, 14 तारीख को ऑटो में बिल बनता, जितनी रीडिंग होती उतने बिल बनता। आदमी इन्वॉल्व कहाँ हो रहा है? उसमें पता लगा मीटर रीडर है, गया ही नहीं, पता लगा 20% कंज्यूमरों नहीं गया। 1000 कंज्यूमर है तो 200 पे गया ही नहीं, 800 पे ही गया, 200 छूट गए, 2-3 महीने छूट गए, एक साथ बिल आएगा उसका जी, तो जंप करेगा ढेर सारा, कंज्यूमर उससे परेशान। अब इसमें क्या था, इसमें हर पहली तारीख को बन गया, क्योंकि पहली तारीख, 7 तारीख और 14 तारीख इसलिए निर्धारित थी, लेकिन अब तो डेली चेक कर रहा है वो जी। तो कि पहली तारीख को मान लीजिए 1 लाख कंज्यूमर हमारे पास हैं, 1 लाख का पहली तारीख जहाँ सिग्नल मिला फर्स्ट डे बन गया बिल। मान लीजिए 1 लाख में 80,000 का बिल बन गया, 20,000 छूटे, तो
20 तारीख को वो 2 तारीख को वो फिर शक करेगा रीडिंग मीटर से, तो वो गया तो मान लीजिए लास्ट में वही 1500 बजते हैं, तो फिर 3 तारीख को करेगा तो वही 400-500 लास्ट में बचते हैं, उसको फिर इसका मतलब उसमें या तो सिम में गड़बड़ी है या कोई और गड़बड़ी है, तो उसको मैनुअल जाके देखा जाता है। तो हर हाथ में बिल होता है। जो अभी शिकायत होती है बिल खराब है, बिल हमारा रीडर आया नहीं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, सारा का सलूशन था। और आपको हर महीने आपका कंजम्पशन दिखता जी। हमारे पोर्टल्स थे, उस पर आप देखते डेली कंजम्पशन दिख रहा है कि आप आज इतना यूनिट यूज किया, आज इतना, आप उस पर भी कंट्रोल कर सकते थे, अपने यूनिट कंजम्पशन पे कंट्रोल कर सकते थे। लास्ट में पहले क्या था, अंधी लास्ट में बिल आता था 8000 10,000 का, अगर मान लो बड़े कंज्यूमर हमारे हैं जो 5-7 किलोवाट 8 किलोवाट, और इसमें आप डेली देख सकते हो कि आज हमने कितना यूनिट यूज किया। बहुत एडवांस सिस्टम था, लेकिन अब चलो, अब स्मार्ट मीटर तो है ही है, स्मार्ट मीटर तो हमारा है, लेकिन ये सब समस्या सॉल्व होती है उससे। जी जी, पहले लाइन लॉस 18% था, अभी क्या रेशियोज हैं? हमारे गोरखपुर शहर में अब तो हम 10% से कम पे हैं जी। कई डिवीजन हमारे ऐसे हैं जो हम 7% 6% तक है। तो जो लाइन लॉस मिनिमाइज हुआ है, और क्योंकि हम शहर को बंच केबल में कन्वर्ट, अब नाइकेट वायर नहीं रह गए जी। इन सब से हमारा जो थेफ्ट में बिजली चली जाती थी वो मिनिमाइज हुई, और रीडिंग प्रॉपर होने लगी। स्मार्ट मीटर भी कुछ लगे, पहले से भी हमारे 45,000 स्मार्ट लगे हुए थे EESL के, तो इन सब से रीडिंग पूरी गई। कहीं थोड़ा लॉस, रीडिंग का लॉस या और लॉस नहीं रहा, चोरी कम हुई, तो इसलिए हम 18 तो था, लेकिन अभी समय हम 10 से नीचे हैं। हो सकता है हमारा इस बार टारगेट है कि 5 से भी नीचे चले जाएं, और हम उसको अचीव करेंगे जी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों को दिन में ट्यूबवेल चलाने के लिए बिजली आपूर्ति की बात की थी, कितनी आपूर्ति हो पा रही है, कितनी उनकी बातों पर हम खरे उतर पा रहे हैं? नहीं, हम तो दे रहे हैं, दिन में तो बिजली दे ही रहे हैं। 10 घंटा उनके जो हमारा एग्रीकल्चर फीडर बनाए गए थे, इंडिपेंडेंट फीडर सिर्फ कृषकों के लिए थे, कि उसमें 10 घंटे विद्युत आपूर्ति करने का था जी। तो उसको हम दे रहे हैं, और 10 घंटे को हम पूरा कर रहे हैं जी। कभी कभार अगर कहीं रूरल ब्रेकडाउन हो गए तो उसको कंपनसेट भी करते हैं, 10 घंटे हम देते ही देते हैं जी। अब ये दिन का ही शेड्यूल था, तो प्रयास हमारा दिन में ही होता है। किसी कारण से करके किसी वीडियो ब्रेकडाउन हो गया, बाधा आई, तो उसको हम कंपनसेट करते हैं। 10 घंटा मिल रहा है कृषक को सब। अभी जैसे नई कॉलोनियां बस रही हैं, गीडा है, एम्स है, तो ये पावर भी प्रेशर बढ़ेगा बिजली के लिए, तो क्या तैयारी पूरी है? हाँ, या 2027 में फिर कोई नया संकट का सामना करना पड़ेगा? तैयारी पूरी है, बिजली का जनरेशन पूरा है, और हमारा एक सब स्टेशन तो हर जिले में इसी बार हम कुल मिला के 4 जिलों को मिला के 7 बिजली घर तो हम वैसे बना रहे हैं। तो बिजली घर का मतलब ये होता है कि अगर डिफरेंट प्लेस में बिजली घर लगा रहे हैं, तो उसका मतलब कंज्यूमर की रिलायबिलिटी को हम बढ़ा रहे हैं। कंज्यूमर की बिजली कंजम्पशन और रिलायबिलिटी, मान लीजिए लंबा फीडर है 50 किलोमीटर का, तो उसमें ब्रेकडाउन भी आएगा, पता लगा ठीक से बिजली नहीं, बीच में कहीं ना कहीं दिक्कत आती रहती है, कहीं पेड़ टूट गया, कहीं कुछ हो गया, तो तमाम समस्याएं रहती है। उसी को फीडर के लेंथ को हम मिनिमाइज किए हैं। बिजली घर लगाने का मतलब फीडर का लेंथ। हाँ, गीडा एक नया आपने नाम दिया, गीडा, और जो कॉलोनीज कट रही हैं, तो कॉलोनीज कट रही हैं तो उसमें तो उनका लोड सैंक्शन होता है, वो बिजली घर बनाते हैं, तो बिजली की अवेलेबिलिटी हमारी पूरी है जी। बस कंज्यूमर उपभोक्ताओं को अच्छी विद्युत आपूर्ति हो, इसके लिए हम बिजली घर बनाए हैं, डिस्टेंस कम किए हैं कि फीडर्स की लंबाई 4-4, 5-5 किलोमीटर रहे ताकि अच्छी बिजली मिले। जैसे अभी हमारा एक इलाका था बिछिया नंदा नगर, वहाँ की रिलायबिलिटी थोड़ी सी गड़बड़ थी पिछले गर्मियों में, तो हमने एक फीडर बनवा दिया, एक नया फीडर भी हमने बनवाया, उसको तोड़ के रिलायबिलिटी ठीक हुई बिजली की। लेकिन वहाँ एक हम बिजली घर भी प्रपोज किए हैं, नंदा नगर बिछिया, 2x10 MVA का, ताकि वहाँ के लोग और अच्छी बिजली पाएं। एक हमारा इलाका था नौसड़ में, क्योंकि लंबा फीडर, क्योंकि वहाँ जाता था नॉर्मल बिजली घर से, तो लंबा जाता था, तो उस वहाँ एक हमने बिजली घर 2x5 MVA का प्रपोज कर दिए जी। तो हमने बिजली व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए काफ़ी प्रयास किया है। हमारा एक वो है जो हमारा
इंडस्ट्रियल और बक्सीपुर बिजली घर है, इसकी 2 सोर्स हमने ऐड किया है 33 का जी। कि अगर एक 33 में कोई बाधा है तो दूसरे पे स्विच कर जाए, दूसरे बिजली घर पे स्विच कर जाए। तो रिलायबिलिटी मेंटेन करने के लिए हमने बहुत कई स्तरों पे काम किया, लगातार हमारा काम चल रहा है जी। नार्मल, रानीबाग और हमारा तारामंडल, ये इन सब का जो है हमारा 33 अलग बन रहा है सेपरेट, और एक सोर्स हम ऐड कर रहे हैं। तो एक बिजली घर पे 3 सोर्स हैं हमारे पास जी, ये जी। बन जाएंगे हमारे एकदम। लास्ट स्टेज में थोड़ा बाधा है, रोड चौड़ीकरण में हमें बे नहीं मिल पा रहा है, बस थोड़ा सा बचा हुआ है, लेकिन हम एकदम पहुंचने की स्थिति में हैं। जी। तो सप्लाई रिलायबिलिटी और बेटर होगी, अच्छी होगी। और हमारा जो हमने कई ट्रांसफार्मर किया, जहाँ ओवर लोड ट्रांसफार्मर थे, लगभग 120 ट्रांसफार्मर को हम नया ऐड कर रहे हैं जी। और 1 महीने के अंदर हमने 9 ट्रांसफार्मर ऐड भी कर दिया है जहाँ ट्रांसफार्मर ओवरलोडेड थे जी। तो इन सब फील्ड में बिजली व्यवस्था बेहतर होगी, ये श्योर करते हैं कि अच्छी रहेगी। गोरखपुर शहर की बिजली पूरे प्रदेश में सबसे बेटर रहेगी, इस व्यवस्था पे हम काम कर रहे हैं। जी जी। सोलर पैनल जो अमूमन अब लोग लगवा रहे हैं अपने घर में, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भविष्य में क्या उपयोगिता है? भविष्य की बात क्यों करें, वर्तमान में कितनी उपयोगिता है उसकी? ये सोलर जो एक नया सिस्टम आया बिजली उत्पादन का जी। ये एक समझ लीजिए किसी भी देश के लिए एक वरदान है सोलर। अब इसका कितना यूटिलाइज करते हैं लोग, इसको कितना लगवाते हैं, जबकि सरकार इसमें 3 किलोवाट पे 1,08,000 सब्सिडी भी दे रही है जी। अच्छी खासी सब्सिडी है। अगर एक 80-85 लागत आ रही है तो कुल मिलाकर 80-82 हजार रुपया जा रहा है जी। 1,08,000 सब सरकार दे रही है। और ये ऐसा रिसोर्स है कि जो सोलर की रोशनी को एब्जॉर्ब करके बिजली बनाता है जी। आपने 3 किलोवाट का एक सोलर लगा लिया तो समझ लीजिएगा आपने पावर प्लांट लगा लिया, और वो भी प्रदूषण मुक्त। जो हमारे पावर प्लांट बड़े बड़े लगते हैं 500 मेगावाट 250 मेगावाट के जो पावर प्लांट, उसमें तमाम कोयला जलता है, तमाम बड़ा एरिया चाहिए, उसके लिए पानी चाहिए, और तमाम पॉल्यूशन देश के लिए पैदा करता है। हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत प्रदूषित वातावरण होता जाएगा, जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ी है और डिमांड बिजली की बढ़ रही है, क्योंकि कोयला, डीजल, गैस, इन्हीं सबसे बिजली उत्पादित होता है। और ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनका एक वक्त में खत्म भी होंगे जी। आपके पास पैसा रहते भी आप इस कोयले को नहीं पाओगे, डीजल को नहीं, तो हमें अल्टरनेट पे ट्रांसफर होना है जी। और ऐसे सोर्स पे ट्रांसफर होना है कि जो सोर्स अनलिमिटेड हो। सूर्य की रोशनी अनलिमिटेड है, उसमें ना कमी आएगी ना बेसी होगी जी। अगर रोशनी दे रहा है तो उसको आप दोहन करिए, वो सोलर प्लांट करता है वो दोहन। और सोलर प्लांट वो 3 किलोवाट का आपने एक जनरेटिंग स्टेशन लगा लिया, समझ लीजिए अपने छत पे जी। कोई ऐसा नहीं कि कोई उसके लिए अलग जमीन चाहिए, और आप अपने घर की बिजली बचाएं। एक 3 किलोवाट का सोलर प्लांट वो आपको करीब 23, 24, 25 यूनिट तक जनरेट कर देगा इस घर में जी। और आपका अगर 5 या 8 यूनिट जो है आपका कंजम्पशन है, तो शेष जो बचेगा वो ग्रिड को चला जाता है जी। देहात मतलब घरेलू कंज्यूमर ग्रिड को चला, रात में उसी बिजली को आप लोड के यूज कर लीजिए जो आपने ग्रिड को दिया हुआ है, उसका कोई पैसा नहीं लगेगा, वहाँ कोई व्हीलिंग चार्ज भी नहीं है। शाम के समय जब सनसेट हो जाता जब सनसेट हो तो उसके बाद वही बिजली लोड के आप रात में यूज करिए जो बचा हुआ है। तो ये 3 किलोवाट का सोलर प्लांट करीब 13-14 लाख रुपए की बिजली बना के दे रहा है, जो वर्तमान रेट है। भविष्य में महंगी होगी तो वो सब और महंगा हो जाएगा जी। महंगी हुई या क्या हुआ, ईश्वर जाने क्या होगा। तो ये समझ लीजिए कि सोलर पे तो सभी उपभोक्ताओं को जिनके पास थोड़ा क्षमता की सरकार सब्सिडी दे रही है, सबको जाना चाहिए। आपका छत बेकार में पड़ा हुआ है, छत को आप क्या यूज कर रहे हैं? छत पे प्लांट लगाइए जी। एक जनरेटिंग प्लांट लगाइए, सोलर प्लांट क्यों कहते हैं उसको, बिजली उत्पादन प्लांट जी। इतनी खूबियां हैं, जैसा आपने बताया कि कई फायदे हैं, पर फिर भी मैं देख रही हूँ कि अगर रेशियो देखेंगे, लोग बहुत कम अभी इसे इस्तेमाल में ला रहे हैं, अपनी छतों पर लगवा रहे हैं। क्या कारण है? अवेयरनेस। लोग ये समझते हैं कि मेरे पैसा हम बिजली खरीद सकते हैं, कहाँ जाए इधर। अरे भाई, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आने वाली जनरेशन के लिए भी थोड़ी बहुत चीजें बचा के रखी जाती हैं। भाई, हमारे आने वाले बच्चे, उनका भविष्य क्या होगा? आपका डीजल, मान लो डीजल नहीं है, खत्म हो गया, कहीं नहीं मिल रहा है, विश्व में कहीं है ही नहीं है, गैस नहीं है, कोयला नहीं है,
इन्हीं सबसे बिजली उत्पादित हो रहा है। जी ये एक अल्टरनेट सोर्स आपके सामने अब खड़ा हुआ है, सोलर। जी। तो आपको स्विच करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये अनलिमिटेड नहीं है कि ये कभी खत्म ही नहीं होगा। जी। ये यूज हो रहा है, जल के खत्म हो रहा है। नाजायज बिजली का कहीं भी उपयोग मत करिए। अगर आपके घर में आप एक कमरे में बैठे हैं तो उसी कमरे में बिजली जलाइए और सब CFL पे ट्रांसफर हुई है। बिजली को एकदम मिनिमाइज कर लीजिए, क्योंकि कुछ चीजें अपने आने वाली जनरेशन के लिए भी बचा के रखनी है। अगर हम ही सब यूज कर लें तो इसका मतलब हम सेल्फिश हैं जी। तो कुछ चीजें हम सेल्फिश ना हो। नेचुरल रिसोर्सेज से बिजली जनरेट होती है, इसको मिनिमम यूज करें जी, ताकि कोयला भी बचे, गैस भी बचे, डीजल भी बचे। अब सोलर आ गया है तो सोलर का दोहन करिए जी सूर्य की रोशनी का दोहन करिए, जो कभी खत्म नहीं होनी है और न कम होना न बेसी होना। जी बिजली में तो ज्यादा लोड डाल दो तो वोल्टेज डाउन हो जाता है, सूर्य का कोई वोल्टेज डाउन नहीं होता है, जी चाहे जितना प्लांट लगा लीजिए। जी जी। तो बेटर है कि लोग सोलर पे जाएं, जी इस प्रेशर को मिनिमाइज करें। कोयला, बिजली, गैस का जो कंजम्पशन वाला प्रेशर है इसको मिनिमाइज करें। आप समझ लीजिए अगर बल्ब जला रहे हैं तो आप कोयले को फूंक रहे हैं, गैस को जला रहे हैं, क्योंकि ये इसी से बनता है। रंजीत जी, आपने अभी तक के कार्यकाल में अभी जो बिजली की आपूर्ति की जो भी स्थिति है, अतीत में जो रही है, क्या अंतर पाते हैं? अंतर भी पाते हैं और साथ ही अभी आपको क्या लगता है कि आपके विभाग में या बिजली आपूर्ति को लेकर के और क्या सुधार किए जा सकते हैं? कभी कभी व्यक्तिगत मंथन हम करते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, अभी सुधार की और गुंजाइश है, ऐसा कभी कुछ मन में आता है? देखिए, कभी कोई चीज कंप्लीट नहीं होता मैडम। कोई चीज कंप्लीट, आप सोचो कि हम कंप्लीट हैं तो हम भी नहीं हैं जी, हम भी इनकम्प्लीट हैं। तो जहां से जितना आप बेटर कर सकते हैं, कभी भी बेटरमेंट का एंड नहीं होता जी। मान लो पहले ट्रिपिंग 20 होती थी, मैंने उसको मिनिमाइज करके 10 किया जी, तो हमने सुधार किया है, हमने खत्म नहीं किया है। हम अभी 10 पे हैं जी। ये 10 ही क्यों हो, हम और कम कर सकते हैं, इसे हम और कम कर सकते हैं, और भी कम कर सकते हैं। बेटरमेंट के लिए हर आदमी प्रयास करता है, कुछ थोड़ा सा ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, कुछ ज्यादा प्रयास करते हैं। तो कभी भी किसी चीज का अंत नहीं होता कि हमने कर दिया अब इससे बढ़िया नहीं हो सकता, उससे बढ़िया हो सकता है, उससे कई गुना बढ़िया हो सकता है जी। हम ही अंत नहीं है ना हम शुरुआत है जी। हम बेटर कर सकते हैं, हमने किया जितना कर सकते थे जी जी। हो सकता है कोई हमसे भी बेटर करे जी, लोग हैं ही। कोई ये समझ ले कि नहीं जो कुछ कर सकते हैं हम ही ब्रह्मा, तो ये कभी संभव नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। हम ब्रह्म की भावना ना हो तो बेहतर है, ना हो तो बेहतर है। आप बेटरमेंट के लिए प्रयास करिए जी, कितना कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, हर वो एंगल को तलाशिए जहां से आप बेटर कर सकते हैं जी जी। साक्षात्कार के अंत की तरफ बढ़ते हुए मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों से आप क्या उन्हें एक राय देना चाहेंगे? जैसा आपने कहा कि सोलर पैनल हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल में लाना चाहिए, तो क्या इस बारे में उन्हें क्या आप एक सुझाव देना चाहेंगे, एक राय देना चाहेंगे, या बिजली बचत को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? सभी लोगों से मेरा व्यक्तिगत अनुरोध है कि सोलर की तरफ मूव करिए, सोलर ही हमारा भविष्य है। हाँ, इस सोलर में भी बेटरमेंट होगा, लेकिन जितना जैसा सिस्टम इस समय सोलर का है हमें उसी विश्वास करके उसी मूव करना है, अल्टरनेट सोर्स पे हमें जाना है। और सभी लोगों से निवेदन है कि आप सब लोग इस तरफ बढ़ें ताकि देश की फॉरेन करेंसी उस पे भी लोड ना पड़े, क्योंकि कोई चीज़ पेट्रोल, डीजल, कोयला तो तमाम देशों से परचेज होके आता है, डीजल भी परचेज होके आता है, गैस भी तो देश को भी आप फायदा पहुंचाएंगे, देश को प्रदूषण मुक्त भी बनाएंगे। आपका निःशुल्क बिजली मिलेगी 82,000 रुपये में, जैसा अगर 1,90,000 पड़ा, 1,08,000 सब्सिडी दे रही सरकार, तो आपका 82,000 पड़ा। तो आप पे भी कम प्रेशर पड़ेगा, देश पे भी कम प्रेशर पड़ेगा, पॉल्यूशन भी नहीं होगा, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बेटर रहेगा। तो मेरा जाते जाते भी मेरा एक अनुरोध रहेगा कि आप सोलर की तरफ मूव करें। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतने अहम मुद्दे पर इतनी अहम बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ अधीक्षण अभियंता विद्युत विभाग गोरखपुर रंजीत चौधरी जी। इसी तरह शहर की किसी अन्य महत्वपूर्ण शख्सियत के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित होंगी। तब तक के लिए देखते हो सुनते रहें लाउडस्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।